ओके तो बेसिक ओवरव्यू ऑफ IS1 लेने के बाद हमने एक P&L का स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था सेल्स भी आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आएगी, एडमिन भी आएगा, और अच्छा वैसे अगर बाय नेम बताओ मुझे, तो ये जो मैंने P&L बनाया था ये था बाय फंक्शन, बाय नेचर नहीं था। अच्छा बाय नेचर का मतलब ये होता है कि डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, यूटिलिटी सब अलग अलग आ रहे होंगे। अच्छा तो अगर मुझे बाय फंक्शन बनाना है तो मुझे ये देखना होगा कि कौन सा फंक्शन कितने अखराजात कर रहा है, पर उसका ब्रेकअप ऑल टुगेदर पीछे नोट्स में आता है। अच्छा क्या एडमिन में सैलरी आ सकती है, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन सब आ सकता है, बात समझ आती है। अच्छा तो फिर मेरी जो इन्वेस्टमेंट इनकम होती है क्या वो ऑपरेशंस की इनकम में आती है, अदर इनकम में, अदर इनकम में आती है। अच्छा गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ पीपी वो भी अदर इनकम, वो ऑपरेशंस नहीं है आपके पीपी बेचना, वो एक अदर इनकम है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने बड़ा मोहतात होकर अकाउंटिंग पहले कर लेनी है और फिर उसकी प्रेजेंटेशन में फेंकना है रेशोज के अंदर। जैसे ही आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे पहुंचते हैं तो आपको ऑल टुगेदर वहां पे याद आता है कि भाई ये तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट है, इसमें कुछ करेंगे एडजस्टमेंट्स, कुछ होंगे डिफरेंसेस, उस पर आएगा डेफर्ड टैक्स। तो मेरा जो टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर होगा वो करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स का सम होगा, या डेफर्ड टैक्स इनकम भी हो सकती है। जब माइनस करूंगा तो एक आंसर आएगा जिसका नाम है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जाएगा रिटेन अर्निंग में। एग्रीड है, ये बेसिक बात थी। चलें अब आगे, मैंने आपके सामने यहाँ पे बनाया हुआ एक ट्रायल बैलेंस। सबसे पहली चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमें याद रखनी चाहिए, हम लोग वैसे भी भूल जाते हैं, कि वॉट एवर इज अपियरिंग इन द ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब यह है इस हद तक अकाउंटिंग हो चुकी है। इसको तो समझते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको जो भी चीज ट्रायल बैलेंस में दिख रही है, इसका सीधा स्ट्रेट सिंपल मतलब यह है कि इन चीजों की अकाउंटिंग हो चुकी है। एग्रीड। चलें अब एक एक करके यहां पे देखते हैं। अगर मैं कह रहा हूं मुझे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया हुआ है 31 दिसंबर 2024 का, साल के आखिर का, मैं ये कह रहा हूं कि वो जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है हमारा, वो आ रहा है कोई 200 मिलियन का। इसका मतलब है इस साल तक की एडिशंस इसके अंदर शामिल हैं, डिस्पोजल्स भी शामिल हैं, ये साल के आखिर तक आ चुका है, साल के आखिर तक आ चुका है। अच्छा फिर ये देखिएगा, accumulated depreciation as at, यानी मसला ये है समझने का कि इस साल का डेप्रिसिएशन बुक नहीं हुआ, इस साल का डेप्रिसिएशन। अच्छा जब आप ट्रायल बैलेंस में देखेंगे ना तो आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलग से जीरो दिख रहा होगा। इस बात को समझें प्लीज, सुने, यही तो सीखनी है चीज़ें, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी अकाउंटिंग बहुत अच्छी है एंड यू नो कि चीज़ें कैसे जाती हैं, तो वो पहले उसको सही करना है। जब मैं कह रहा हूँ मेरा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जनवरी 1 2024 पे जो अमाउंट दी हुई है वो दी हुई है कोई लेट से 60 मिलियन की, इसका मतलब ये है कि इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक नहीं हुआ। सही है, इसको हम लिखेंगे इस साइड पे, क्रेडिट बैलेंस होता है उसका। अच्छा और जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो बुक नहीं हुआ, मुझे वैसे ही पता लग रहा है कि अक्यूमुलेटेड दिया हुआ है जनवरी का, तो इसका मतलब है इस पूरे ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है साल के आखिर तक के बैलेंसेस। अब बैलेंसेस दो तरीके में ब्रेक करो, एक वो बैलेंसेस जो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, एक वो बैलेंसेस जो फॉर द ईयर के होते हैं वापस से, एक वो बैलेंसेस जो और एक वो बैलेंसेस जो फॉर द ईयर के होते हैं। अभी एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं ना। अभी तक मैंने क्या कहा, पीपी की अकाउंटिंग क्लोजिंग तक हो चुकी है, यानी कॉस्ट की, डेप्रिसिएशन अब तक बुक, ये तुम्हें कैसे पता लग रहा है, आप लिखा हुआ है कि ओपनिंग बैलेंस है और डेप्रिसिएशन जीरो आ रहा है। एग्रीड। अब सोचते हैं, मैं नीचे गया सवाल में, वो कह रहा है डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ, अच्छा अब हम ये कह रहे हैं कि अज्यूमिंग कि ये रिड्यूसिंग बैलेंस है और कोई एडिशन वगैरह नहीं है, मैं सिंपल एक काम करूंगा, प्लीज सुनिएगा।
140 कितना आता है 21। मैं आपको थॉट प्रोसेस चलाने का तरीका सिखा रहा हूं। अगर ये डेप्रिसिएशन बुक हो जाता तो जो नहीं हुआ वो मैं रेड से कर रहा हूं, होता क्या पता है, होता ये कि यहां पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 21 का दिख रहा होता और ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 81 का दिख रहा होता। रिकॉर्ड हो चुका होता तो ये होता। तो देखो डेबिट और क्रेडिट दोनों चल रहे होते हैं ना। फॉर द ईयर ट्रांजैक्शन है, उसका बैलेंस अक्यूमुलेटेड में जमा होता है। ये मैं सोचने का तरीका सिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली हमें आदत नहीं है कि हम ट्रायल बैलेंस को हैंडल कैसे करें। पहले बताओ बेसिक बात समझ आती है? तो कहने का मतलब ये है कि वापस से पूछता हूँ कि अगर मैंने सिंपल रखा है इसको अभी तक कि पूरे साल पीपी में कोई एडिशन नहीं है, ना डिस्पोजल हुआ, हमें कैसे पता लग रहा है कि इसका डेप्रिसिएशन इस साल का बुक नहीं हुआ? अक्यूमुलेटेड ओपनिंग दिया हुआ है। एग्रीड? आप खुद दिमाग लगाओ यार, अगर फॉर द ईयर बुक हुआ होता ना तो एक्सपेंस भी दिख रहा होता और अक्यूमुलेटेड में भी जा चुका होता, यानी डेबिट भी पार्क हुआ होता। अभी मुझे लग रहा है ना डेबिट हुआ है ना क्रेडिट हुआ है, तो एक्सपेंस दिख रहा होता आपको। बट क्या अभी ऐसा कोई सीन है? नहीं। अच्छा, आपको वैसे तो पता है ना एक्सपेंसेस का नेचर डेबिट होता है, सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे आ जाते हैं। एसेट भी, रेवेन्यू, लायबिलिटीज, तो ये अक्यूमुलेटेड विद कॉन्ट्रा लायबिलिटी है ना, अकाउंट है। क्लियर है? अच्छा, रिटेन अर्निंग क्रेडिट इक्विटी साइड है। तो ये ट्रायल बैलेंस का जायजा लेना है ऐसा। तो खैर चलो सही है, पहली क्लास है, हम जरा सीख रहे हैं ना। पहले मैं अगर आपको सीधा सीधा ऐसे सवाल पे फेंक दूं तो कितना बुरा लगेगा। सही है? तो कहने का मतलब ये कि पहले सीख लेते हैं कि हाउ टू हैंडल इट, तो फिर कोई मसले वाली बात नहीं। और जो फिर डिस्क्लोजर की चीज़ें वो मैंने आपको क्या कहा, सवालों में ही करा दूंगा ताकि आपका हाथ वैसे ही सेट हो जाए उसके ऊपर। क्लैरिटी है? ऑनलाइन में लोग प्लीज़ बताओ सर 200 की कैरिंग अमाउंट तो 31 दिसंबर 24 की है ना। अच्छा भाई सुने, वो कह रही हैं कि नाजिश कह रही हैं कि सर 200 की कैरिंग अमाउंट तो 31 दिसंबर 24 की है ना, आपने मेरी बात पे फोकस क्यों नहीं किया? मैंने क्या कहा ना, एडिशन है एंड दिस इज नॉट अ कैरिंग अमाउंट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दिस इज अ कॉस्ट। अगर ये कैरिंग अमाउंट होती तो अक्यूमुलेटेड का अकाउंट यहाँ नहीं दिख रहा होता। आप ये को बात समझो, अगर अक्यूमुलेटेड मुझे अलग से दिख रहा है तो इसका मतलब है नेट नहीं हुआ हुआ, ये कॉस्ट अकाउंट है, अक्यूमुलेटेड का अलग चल रहा है। ये नेटिंग हुई भी होती तो अक्यूमुलेटेड दिख ही नहीं रहा होता, और ये बैलेंस जो है ना ऑल टुगेदर 140 पे होता। ये बैलेंस 100 क्योंकि डेप्रिसिएशन नहीं बुक हुआ होता। एग्रीड है? नाजिश पहले बताओ बात समझ आती है जल्दी से? हाँ जी, बिल्कुल बेसिक बेसिक बात। चलें ओके। अच्छा, यानी ये मेरा व्यू सही था कि चसियों तुम लोगों को ट्रायल बैलेंस की तमीज़ नहीं है। अच्छा, फ़खर से भी कह रहे हो कि नहीं है इधर, चलो कोई नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं है, सीख नहीं आए हुए हैं ताकि हम इस पर हैंड्स ऑन हो जाए, सही हो जाइए। खैर, अब जब वो भी कह रहा नहीं है, अच्छा सुनो, कहने का मतलब ये कि जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते भी हो ना फॉर्म में ऑडिट करने, तो अगर आप ट्रायल बैलेंस को असेस कर रहे हो ना तो ये फजूल सवाल नहीं करने होते। वाकई बता रहा हूँ, वो नहीं समझ आ रहा होता बच्चों को यार ट्रायल बैलेंस में जो चीज़ आ रही है मतलब उस हद तक अकाउंटिंग हो चुकी है, जो जो मिसिंग है तो वो परखना आना चाहिए। तो वही सिखा रहा हूँ अभी। चलें पहले बताओ डेप्रिसिएशन का मामला क्लियर है? यानी अब हमें सिर्फ एक चीज़ समझ आ गई कि जो चीज़ ट्रायल बैलेंस में दिख रही है मतलब उस हद तक अकाउंटिंग हुई हुई है। तो अभी मुझे ये ऐसे पता लगा था कि डेप्रिसिएशन नहीं बुक हुआ हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अक्यूमुलेटेड ओपनिंग दिया हुआ और नीचे लिख के भी दिया हुआ है कि डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड। अच्छा, मैं इसमें चाहूँ तो पूरा पीपी का स्टैंडर्ड टेस्ट कर सकता हूँ, ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल सब आ सकता है। तो फिर क्या आप ऐसे स्ट्रेट तरीके से डेप्रिसिएशन निकालते हैं या मेहनत करके पूरा हिसाब किताब करके? तो आप ये बात समझ जाएं कि अगर क्विज वगैरह या आता है तो फिर उसमें ये चीज़ें होंगी। पर इससे अच्छी बात क्या है, पूरा FAR 2 रिवाइज होने लगेगा अलॉन्ग विद FAR 1। क्लियर है? एग्रीड है? तो आपने कहा था प्रैक्टिस तो वो साथ साथ चलाते हैं। चलें ओके, ये भी बात समझ आती है। अच्छा भाई, डेप्रिसिएशन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, अब मैंने आपको कल सिखाया था कि अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उसका COGS नॉर्मल तरीके से नहीं आता, रॉ मटेरियल कंजम्पशन होती है, WIP में जाती है, WIP से गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, फिनिश गुड्स, यही है।
अगर आपने बता दिया ना अभी तो मज़ा आ जाएगा, तो सुनना फोकस के साथ। इधर मैंने कहा रॉ मटेरियल दिया हुआ है, रॉ मटेरियल दिया हुआ है यहाँ पे कोई, हम कह लेते हैं 200 मिलियन का, पर वो तो सेम अमाउंट हो जाएगी, हम कहते हैं 140 मिलियन का। वर्क इन प्रोग्रेस भी आपको दिया हुआ है 180 मिलियन का। अच्छा, फिनिश गुड्स आपको दिए हुए हैं 220 मिलियन के। अच्छा, ये सारी जो आपको अमाउंट्स दी हुई हैं वो देखो ओपनिंग दी हुई है, ओपनिंग दी हुई है। अच्छा, मैं फिर देखो इसमें शर्माने की बात नहीं है, अगर कोई कन्फ्यूजन है मुझे पता है वाला टाइम, क्योंकि मैंने तो ये भी देखा है, मैंने पूछा भी था बच्चों से, पीआरसी लेवल पे भी ट्रायल बैलेंस सही से नहीं सिखाया जाता, तो वो फिर कैरी फॉरवर्ड होता है आगे तक, तो सही डेबिट क्रेडिट तो आ जाता है, बट हम जब ओवरऑल असेसमेंट कर रहे होते हैं तो फिर वो गलत हो जाती है। क्लियर है? तो इस बात को समझना। अच्छा खैर, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ये सारे के सारे आपको बैलेंसेस कौन से दिए हैं? ओपनिंग। अच्छा, इसका मतलब है इसमें फॉर द ईयर की मूवमेंट बाकी है। अच्छा देखते हैं, यहां पे लिखा हुआ है रॉ मटेरियल परचेज, ये रहा। अच्छा, जब रॉ मटेरियल परचेज मैंने देखा तो मैंने जाके देखा कि रॉ मटेरियल परचेज हुआ है इनका 440 मिलियन का। सही है? अच्छा, अब जरा इसको सोचने का तरीका, क्या ये रॉ मटेरियल की परचेज डेबिट साइड पे आ रही है? अब सोचते हैं, इसका मतलब यह है कि इसकी एंट्री ये बनी है कैश या पेबल, क्रेडिट पार्क हो चुका होगा अगर डेबिट दिख रहा है। सही है? कितने से? 440 मिलियन से। अच्छा, अब मसला ये है कि जिस बंदे ने भी ये एंट्री बनाई है ना, जिस बंदे ने भी ये एंट्री बनाई है, इसने, प्लीज सुनना, ये बड़ी अहम बात बताने जा रहा हूं, इसने इसको इस अकाउंट में पार्क करने के बजाय इसका अलग लेजर खोल दिया होगा। देखो लेजर के बैलेंसेस आते हैं ना, तो इसका लेजर अलग खुल गया होगा। अच्छा, तो रॉ मटेरियल का जो बैलेंस है उसका लेजर अलग है। अच्छा, आपको बैक ऑफ द माइंड पे ये लॉजिक तो है ना कि ये रॉ मटेरियल का भले ही लेजर अलग है पर ये उसमें जाके प्लस होना है। अच्छा, अभी भी अल्लाह की कसम प्लस ही हुआ है बट अलग दिख रहा है क्योंकि इसकी अकाउंटिंग क्या हुई है। अच्छा, अगर उसी लेजर में होती तो मैं बाखुदा तुम्हें बताऊं, उसका बैलेंस जो है ना 440 प्लस 140 दिख रहा होता। यानी अगर आप लोगों को याद है ना टी अकाउंट का कॉन्सेप्ट, तो हुआ क्या होगा पता है, इसमें मैं तुम्हें सिखा भी देता हूं। एक टी अकाउंट चल रहा होगा रॉ मटेरियल बैलेंस का, एक टी अकाउंट चल रहा होगा, नहीं, एक टी अकाउंट चल रहा होगा रॉ मटेरियल परचेजेस का। इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस कितना है? इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस 0, क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस हैं, ये ट्रांजैक्शन क्लोज हो जाती है बैलेंस में। अच्छा, अब उसने क्या किया? उसने किया ये कि कैश या पेबल की वजह से, और यही ट्रायल बैलेंस में आपको दिख रहा है, यही ट्रायल बैलेंस में। अच्छा, तो कहने का मतलब है ये परचेजेस है तो इसी की ना, रॉ मटेरियल की, पर हुआ क्या है कि बाज़ औक़ात कंपनी हिसाब किताब ऐसे करती हैं कि बैलेंस को अलग से रखती हैं परचेजेस को, और फिर परचेजेस उठा के बैलेंस में डाल देती हैं। अच्छा, अब ओवरऑल बात यह है, क्या इस परचेज की अकाउंटिंग हो चुकी है? डेबिट पार्क हो चुका है, क्रेडिट भी पार्क हो चुका है, एग्रीड है, बट फ़र्क इतना है कि सेम लेजर में नहीं हुआ, अलग में हुआ है। तो हम अगर वैसे समझना चाहें तो हम क्या ये करेंगे, वैसे समझने की बात कर रहा हूँ कि अगर मुझे बाय एंट्री इस लेजर टू लेजर ट्रांसफ़र करना होता तो मैं ये करता कि रॉ मटेरियल बैलेंस के अकाउंट में यहाँ से उठा के भेज देता, क्लोजिंग 0, क्योंकि ट्रांजैक्शंस का बैलेंस हमेशा क्या हो जाता है? 0, पर अभी नहीं दिख रहा क्योंकि मेरे ट्रायल बैलेंस में सीधा सीधा अपीयर हो रहा है, एग्रीड है, और वो यहाँ पे आ जाता रॉ मटेरियल किस नाम से? परचेजेस के नाम से। अच्छा, इससे ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क पड़ा या बैलेंस टू बैलेंस? यानी आपने कहा रॉ मटेरियल परचेज का अलग लेजर है, उससे उठा के मैंने यहाँ फेंक दिया,
पर अगेन ये सिर्फ समझाने के लिए कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि सर बैलेंस का लेजर अलग चल रहा है, परचेज का लेजर, पर अल्टीमेटली रिलेट उससे करता है, अकाउंटिंग इस हद तक हुई भी है। एग्रीड। अच्छा, अब मैं जब नीचे देखता हूं तो यहां पे बता रहा है रॉ मटेरियल बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2024। अगर मैं रॉ मटेरियल का बैलेंस देखूं 31 दिसंबर 2024 पे तो वो आ रहा है 350, या हम इसको कर लेते हैं 280। ये कौन सा बैलेंस है जल्दी बताओ। अच्छा, अब मैं एक बात कहूंगा, सर ये रॉ मटेरियल परचेज के पेबल ओवरऑल पेबल में क्लब हैं, ओवरऑल पेबल में क्लब होंगे। देखो फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका डेबिट आ रहा है तो क्रेडिट भी आ रहा होगा, पार्क हो चुका है, तभी आपका ट्रायल बैलेंस बैलेंस है, वरना सस्पेंस अकाउंट दिख रहा होता है। अगर डेबिट पार्क हो गया, क्रेडिट पार्क नहीं हुआ तो क्रेडिट सस्पेंस में होगा, तो वो तो कहानी अलग है। हम तो कह रहे हैं सिंपल अकाउंटिंग सीखो पहले, कि डेबिट आ रहा है तो मतलब इसका क्रेडिट पार्क हो चुका है। पहले बताओ अवीज भाई, बात क्लियर है जल्दी से, यही तो थीम सिखानी है तो सुनो आप। अच्छा चलें, एनीवेज हमने कहा कि मेरे पास इसका क्लोजिंग 280 है। अब एक बात कहने लगा हूं, नहीं समझ आया तो 10 बार भी पूछ लेना, कोई मसले वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि आपको जो रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है वो वहां तक रिकॉर्डेड है, फॉर द ईयर की परचेजेस यहां तक रिकॉर्डेड है, ये भी बात समझ आती है। मुझे लगता है अल्लाह की कसम कंजम्पशन रिकॉर्ड नहीं हुई। नहीं हुई भी ना, कैसे मुझे पता लग रहा है, सुनो 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 सुनो, मेरे ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग एज इट इज है, जो खरीदारी की वो भी एज इट इज है, तो और नीचे बता रहा है कि क्लोजिंग कितना बचा हुआ है, ये तो काउंट होके आता है ना भाई, रॉ मटेरियल तो काउंट होके आता है ना, क्लोजिंग कितना बचा हुआ है। अच्छा, अगर कंजम्पशन रिकॉर्ड हो चुकी होती ना तो अल्लाह की कसम मुझे फिर ट्रायल बैलेंस में वो दिख रही होती कि मेरी कंजम्पशन रिकॉर्ड हुई हुई होती और ऑल टुगेदर मेरा इन्वेंट्री का बैलेंस कम हुआ हुआ होता। पहले बताओ ये बात समझ पा रहे हो या वापस से बता दें, एक बार वापस से बता देते हैं, एक बार सुने, लॉजिकल बात है। मेरा इन्वेंट्री का बैलेंस कितना दिख रहा है ओपनिंग, शुक्रिया, 140। अच्छा, अब जल्दी से मेरे बच्चों सुनना, 140 का मतलब यह है कि ओपनिंग तक इतना था, जो मुझे चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा। अच्छा, फिर मैंने परचेज का माशाल्लाह लेजर अलग खुला हुआ है, वो भी उसमें ऐड होना है। अच्छा, तो मुझे बताओ कंजम्पशन कहाँ है पूरे सीन में, नहीं है। अगर कंजम्पशन होती तो बाखुदा मेरा इन्वेंट्री का बैलेंस कम दिख रहा होता, कम नहीं दिख रहा, इसका मतलब यह है कि कंजम्पशन अब तक रिकॉर्ड नहीं हुई है, कंजम्पशन अब तक रिकॉर्ड। एक और बात, अगर कंजम्पशन रिकॉर्ड हो जाती ना रॉ मटेरियल तो अल्लाह की कसम WIP का बैलेंस बढ़ जाता। देखो WIP भी ओपनिंग दिख रहा है, WIP भी ओपनिंग दिख रहा है, तो देखो ये सोचने का तरीका है, परखने का तरीका है, वो सही कह रहा है बिल्कुल कि WIP इंक्रीज होना चाहिए था। फिर अबे तो जब वहां से क्रेडिट नहीं हुआ तो वहां डेबिट कहां से होगा, लॉजिकल बात है। देखो जो नहीं हुई हुई अकाउंटिंग वो नहीं हुई हुई, ना डेबिट ना क्रेडिट। अच्छा जल्दी से, ओपनिंग तक रॉ मटेरियल रिकॉर्डेड है, परचेजेस, कंजम्पशन। अच्छा, हाउ डू यू नो नॉट रिकॉर्डेड, वरना बैलेंस कम आ रहा तो, क्योंकि नीचे बता रहा है बैलेंस कितना है, तो ओपनिंग प्लस परचेजेस मिला के तो भाई कितना बनता है, 580 बनता है, बचा हुआ कितना है, तो भाई मतलब कंजम्पशन रिकॉर्ड। देखो वरना अभी आप खुद देख रहे हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, आप खुद देख रहे हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर कि आपका रॉ मटेरियल का बैलेंस अभी 580 पे स्टैंड करता है और काउंट होके पता लगा कि कितना बचा हुआ है, तो कितने की कंजम्पशन हो चुकी है, 3। अच्छा, अगर 300 की कंजम्पशन हो चुकी है तो WIP बढ़ जाना चाहिए था ना, तो मुझे तो रॉ मटेरियल देख के समझ आ रहा है कंजम्पशन की एंट्री नहीं हुई। एग्रीड। पहले बताओ सोचने का तरीका आया कि हम किस तरीके से इसको मूव करेंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर, चलो सही है, ये भी बात समझ आती है। अगर मैं एक एंट्री बना दूं यहां पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि रॉ मटेरियल क्रेडिट हो जाएगा कितने से, अब जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना
तो बैलेंस शीट में जो इन्वेंट्री दिखाओगे वो अभी कितने की है, अभी 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 कितने की है जानिए, अभी टोटलिटी पे 580 की दिख रही है। एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग दिस कंजम्पशन यू विल रीच एट, और होना भी यही चाहिए, लॉजिकल बात है। चलें ओके आगे। अब आपने कहा था कि ये WIP रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो आप ही वो शख्स हैं जो WIP को, तो ये नहीं हुआ इसमें, पक्की बात है। चलें ओके। अब आपने कहा मैं इस WIP के अंदर, तो इसका क्रेडिट कहाँ गया, नहीं रॉ मटेरियल इसका डेबिट हो गया ना ये 300, तो आप ये कहेंगे ना कि भाई 580 में से आप 300 हटा दें, वहां 300 गए यहां 300, यही तो कर रहे हो, बैलेंसेस चेंज हो रहे हैं। पहले बताओ लॉजिकल बात समझ आ रही है? ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्मेशन दे दो यार, है ये टेक्निकल, बट एक बार अगर भेजे में फिक्स हो गया ना, फिर आने तो कोई भी सवाल, सिर्फ ट्रायल बैलेंस को हैंडल करना सिखा रहा हूं, सही है? चलें जी, बेहतरीन हो गया। चलें वापस से, हमने कहा 140 ओपनिंग थी, 440 रॉ मटेरियल प्लस था, टोटल 580 कंजम्पशन रिकॉर्ड। इफ यू हैव टू रिकॉर्ड द कंजम्पशन यू नीड टू रिकॉर्ड द कंजम्पशन बाय 300, क्योंकि बची हुई कितनी है 280। जैसे ही कंजम्पशन माइनस होगी वो WIP में ऐड हो जाएगी, क्योंकि जब वहां से क्रेडिट नहीं हुआ था तो यहाँ डेबिट नहीं हुआ था, तो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। अच्छा अब जब मैं देखता हूं तो मेरे पास WIP का टोटल बैलेंस कितना है 480। अच्छा अब मैं जब जाता हूं तो मैंने जब वैल्यूएशन कराई, काउंट कराया, तो मुझे पता लगा वर्क इन प्रोसेस के अंदर, यानी वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर मेरे पास कोई 160 का WIP पड़ा हुआ है। तो क्या ये गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है? क्या ये फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हुए हैं? अच्छा वो ऐसे पता लग रहा है कि फिनिश गुड्स भी ओपनिंग दी है मैं, फिनिश गुड्स भी, अच्छा यानी आप ये कह रहे हैं कि सर एक मिनट, रॉ मटेरियल को देखा तो समझ आया कंजम्पशन रिकॉर्ड नहीं हुई, अगर कंजम्पशन रिकॉर्ड हो जाती तो WIP वो किया मैंने। अच्छा तो ये तो 180 प्लस 300 का WIP कितना हो गया? अच्छा हम यहाँ पे लिख देते हैं सर, आप कह रहे हैं इसलिए मैं लिख रहा हूँ 480। जब मैंने काउंट किया तो वर्क इन प्रोग्रेस असल में है कितना? तो ये तो मेरे ख्याल से लगता है कि कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर ट्रांसफर नहीं हुए हुए, अगर हुए हुए होते तो ये बैलेंस नेट बेसिस पे 160 पे दिख रहा होता। तो मैं कितनी ट्रांसफर करूं? 320। तो मैंने क्या किया, यहां से 320 किया माइनस, मेरे पास क्लोजिंग कितना बच गया? तो ये 320 एक्सपेंस है या एसेट है? वेरी गुड। अब मैंने क्या किया, सिंपल इसको यहां पे, अच्छा ये हो गए आप ओपनिंग फिनिश गुड्स और गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एसेट। अच्छा ये ट्रांसफर, अच्छा यानी यूं कहें ना रॉ मटेरियल से आगे ट्रांसफर हुआ था ना WIP से यहाँ ट्रांसफर हुआ था, हम ट्रांसफर करते 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 सही जगह पहुंच गए, क्योंकि इन हद तक एंट्रीज नहीं हुई हुई हैं। एग्रीड? पक्की बात है? ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्मेशन दे दो, क्लैरिटी है जल्दी से बच्चों। अच्छा जब मैं यहां तक पहुंचा तो 220 प्लस 320 कितना बनता है? कितना? 540। यह है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अच्छा अब यूं कहें कि लेट से रॉ मटेरियल की कंजम्पशन रिकॉर्ड नहीं हुई थी, हमने की, WIP बढ़ गया, WIP जो कंप्लीट हुआ वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, वो हमने कर दिया, और यहाँ पे लाते लाते यहाँ पहुँच गए 540 पे। अच्छा मुझे पता नहीं क्यों इस पूरे ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिख रही, क्यों? बुकी नहीं हुई ना। अच्छा फिर मैंने गया, मैंने बोला यार क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो हमने कहा 200। तो COGS कितनी है? 340। तो क्लोजिंग कितना बच गया? क्या ये COGS अब तक रिकॉर्डेड थी या हम करेंगे? तो इसकी एंट्री बनेगी COGS डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। अच्छा इन्वेंट्री क्रेडिट हो गया कितने पे आ जाएगी? 200 पे। तो तभी तो एक्सपेंस बुक किया है, यानी कहने का मतलब है जो जो जहां से ट्रांसफर हुआ दूसरी दूसरी जगह आता गया, और फाइनली जब एसेट निकला तो एक्सपेंस बुक हो गया। यस। अच्छा अब एक चीज,
अगर मुझे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया हुआ है और हम कह रहे हैं वो 1200 का दिया हुआ है, तो ये ओपनिंग है। अच्छा, इसका मतलब है कि फॉर द ईयर का जो प्रॉफिट है वो इसके अंदर ऐड, यानी यूं सोचने का तरीका सिखाता हूं, यानी ट्रायल बैलेंस में सेल्स वगैरह सब आ रही होगी, उन सब का नेट करोगे, प्रॉफिट आएगा, इसमें चिपका देना, क्योंकि प्रॉफिट अब तक रिटेन अर्निंग में ऐड। अच्छा, तो ट्रायल बैलेंस ऐसे होगा कि ओपनिंग से जो शुरू हुए थे ना, फॉर द ईयर की ट्रांजैक्शंस अलग अलग दी हुई हैं, वो सारी ट्रांजैक्शन, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन, सेलिंग, डेप्रिसिएशन जो भी है सब प्लस माइनस होकर एक प्रॉफिट निकलेगा, वो इसमें जमा हो जाएगा। तो फिर इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बनेगा। तो यूजुअली ऐसे ही चल रहा होता है हिसाब किताब। यानी कंपनीज में जब ट्रायल बैलेंस बनता है तो उसमें रिटेन अर्निंग आ रही होती है, वो रिटेन अर्निंग क्या होती है, ओपनिंग, और फिर फॉर द ईयर की ट्रांजैक्शंस होती हैं, सेल्स की, कॉस्ट ऑफ सेल्स की, एडमिन, सेलिंग, ये सारी चीजें प्लस माइनस करके मुझे एक प्रॉफिट मिलेगा, वो प्रॉफिट मेरा रिटेन अर्निंग में क्लोज हो जाता है, वो प्रॉफिट मेरा। क्योंकि देखो, आप बोल रहे हो आपने साल यहां से शुरू किया था और पूरे साल जो हुआ वो आपको ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, तो जो पूरे साल हुआ, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, डेप्रिसिएशन, अच्छा मुझे बताओ इसमें एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ हुआ था, नहीं हुआ हुआ था ना? तो अब एक चीज सोच के बताओ, ये जो मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया 21 का, ऑनलाइन वालों आप भी बताना, ये जो मैंने 21 मिलियन का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया है, क्या इसकी हिट इस रिटेन अर्निंग में है? नहीं है, ये तो ओपनिंग है। तो फॉर द ईयर में जो हो रहा है वो आप कैलकुलेट कर रहे हो, और फिर जो भी आंसर आएगा वो इस रिटेन अर्निंग में ऐड या लेस कर दोगे, प्रॉफिट होगा तो ऐड होगा, लॉस होगा तो लेस हो जाएगा। अच्छा, फिर एक चीज लिखी हुई है यहाँ पे, डिविडेंड पेड, क्या लिखा हुआ है? मतलब इस साल पे हुआ है, ऐसा ही है, हमने वैसे ही अज्यूम कर लिया कि 40 मिलियन का पे हुआ है। अच्छा, वैसे डिविडेंड की एंट्री क्या बनती है? रिटेन अर्निंग डेबिट और कैश, ये बनती है ना। हुआ क्या है, ट्रायल बैलेंस में उसका अलग से ट्रांजैक्शन का लेजर खोल दिया है, उसको रिटेन अर्निंग से माइनस करने के बजाय अलग से डेबिट रखा हुआ है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, सोचने का तरीका क्या है, क्या मैं इस 40 मिलियन को एक्सपेंस का नाम दूं या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो देखो, अल्लाह की कसम, रिटेन अर्निंग डिविडेंड पे डेबिट होता है, उसने रिटेन अर्निंग को डेबिट करने के बजाय डिविडेंड को डेबिट कर दिया है। अब आपको पहचानना है कि क्या मैं इसको एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करूं या रिटेन अर्निंग से माइनस करूं। देखो, अल्लाह की कसम, अगर एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करूंगा ना, तब भी रिटेन अर्निंग से माइनस हो ही जाएगा, पर एक्सपेंस के नाम पे हो जाएगा। इससे एक्सपेंस ये होती है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। डेबिट पे दिख रहा का मतलब ये है कि हमने डेबिट रिटेन अर्निंग को करना चाहिए था, बट हमने एक अलग लेजर खोल दिया, इसमें से माइनस नहीं हुआ। पर जब आप इस ओपनिंग में प्रॉफिट ऐड करेंगे और प्रॉफिट ऐड करने के बाद ये 200, क्योंकि आपका कैश आपके पास से जा चुका है, तो कैश क्रेडिट हो चुका है और डेबिट रिटेन अर्निंग के होने के बजाय एक अलग से लेजर डेबिट हुआ है, जिसका नाम क्या है? डिविडेंड पेड। पहले बताओ, लॉजिकल बात समझ आती है? पक्की बात है। इसको यूं भी देख सकते हैं हम, एक और सोचने का तरीका, अगर मैं कहूं मेरे पास लेजर है, मैं तुमसे पूछता हूं वैसे, अगर मेरे पास ऑल टुगेदर एक लेजर दिया हुआ है ट्रेड पेबल का, किसका? ऑनलाइन वालों प्लीज तुम लोग, हाँ ये एक इसको कनेक्ट करना है, मैंने एक ट्रेड पेबल का लेजर दिया तुम्हें, लायबिलिटी है, हाँ या नहीं? अब आगे सुनना। अच्छा, ट्रेड पेबल का लेजर में अज्यूम करो क्लोजिंग दिया हुआ है, अज्यूम करो मैंने आपको ऑल टुगेदर एक डेबिट साइड पे ये बता दिया कि मुझे जो है ऑल टुगेदर मैंने जो है मुझे एक डिस्काउंट मिला है, एक डिस्काउंट मिला है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, जब मुझे डिस्काउंट मिलता है तो क्या मेरी लायबिलिटी कम हो जाती है? ऐसा है, लायबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अच्छा, अब अगर लायबिलिटी कम हो जाती है तो मैंने ऑल टुगेदर अपने लायबिलिटी के बैलेंस को कम करना होता है, पर उसको अलग से रिकॉर्ड किया हुआ है, तो इसका मतलब ये कि मैंने रिकॉर्ड अलग किया हुआ, उसमें नेट नहीं किया, तो क्या वो डिस्काउंट नहीं था? अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि उसकी एंट्री बनती है ना, उसकी एंट्री ये बनती है, अगर मैं आपको समझा पाऊँ, कि डिस्काउंट इनकम, डिस्काउंट इनकम, डिस्काउंट इनकम क्रेडिट और अकाउंट्स पेबल
डेबिट वापस से, डिस्काउंट इनकम और अकाउंट्स पेबल। अच्छा तो अब तुम्हें अगर ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट और वो डेबिट साइड पे दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि लायबिलिटी डेबिट होनी चाहिए थी और इनकम, तो भाई मसला ये है कि इनकम तो रिकॉर्ड हो गई, लायबिलिटी डेबिट होने के बजाय अलग से उसने एक डेबिट खड़ा कर दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको खत्म करके लायबिलिटी को कम कर दूंगा। यानी वो यूं दिख रहा होगा, अगर मैं आपको समझा पाऊं यहां पे तो सुनना, यहां पे आपको दिख रहा होगा डिस्काउंट, लेट से मैं कह रहा हूं 20 मिलियन है, इसको मैं मिटा दूंगा से समझाने के लिए। क्या लिखा हुआ है यहां पे, डिस्काउंट रिसीव्ड। अच्छा आप कह रहे हो डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट पे आ रहा है, ये तो एक्सपेंस हो गया, हाँ या नहीं भाई, डेबिट पे आ रहा है तो एक्सपेंस हो गया। अच्छा हमने कहा नहीं यार, आपका सोचने का तरीका गलत है। मुझे अगर सवाल के अंदर ट्रेड पेबल दिया हुआ है और लेट से मैं कह रहा हूं ट्रेड पेबल मुझे दिया हुआ है 400 मिलियन का, तो इसका मतलब है ये 20 मिलियन इसमें से नेट होना चाहिए था। तो डेबिट लायबिलिटी होने के बजाय एक अलग से डिस्काउंट के नाम से लेजर खोल दिया। तो इसको जब सही करने लगूंगा तो एक एंट्री बनाऊंगा, सुनना यहां पे, डिस्काउंट रिसीव्ड 20 से खत्म कर दूंगा, क्योंकि उसको असल में ट्रेड पेबल से कम होना चाहिए था, तो मैंने उसको कम करने के बजाय डेबिट एक अलग से लेजर कर दिया, और उस डेबिट का मतलब था लायबिलिटी का कम होना। तो लायबिलिटी को कम करता हूं तब भी डेबिट होता है, हाँ या नहीं, तो मैंने लायबिलिटी को कम किया, ये अलग से डेबिट कर दिया। अब आपको सिर्फ पहचानना है कि मैंने इससे इस लायबिलिटी को कम करना है। तो अब जरा रिटेन अर्निंग का सोचो, कॉन्सेप्ट तो ये देना था, रिटेन अर्निंग आपकी आज तक की कमाई है, और अगर डिविडेंड दोगे, जल्दी बताओ, अगर डिविडेंड दोगे तो रिटेन अर्निंग क्या होगा, तो उसने रिटेन अर्निंग को कम किया, ये अलग से डेबिट क्रिएट कर दिया। वेरी गुड। अब उस अलग से डेबिट का मतलब एक्सपेंस है या रिटेन अर्निंग की कमी, तो फिर मैं उसको खत्म करके रिटेन अर्निंग को उसमें नेट कर दूंगा जिससे पर्टेन करता है। पहले बताओ बात समझ आती है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ बात समझ आती है, ताकि ये कंफ्यूज नहीं हो ना, डिविडेंड पेड देके डेबिट पे क्यों आ रहा है? भाई डेबिट पे इसलिए आ रहा है क्योंकि रिटेन अर्निंग डेबिट होना चाहिए, पर उसने रिटेन अर्निंग को डेबिट करने के बजाय, यूं कहते हैं रिटेन अर्निंग को डेबिट करने के बजाय ट्रांजैक्शंस को अलग पार्क कर दिया है। ट्रांजैक्शंस को ऐसे देख लो, ये भी देख लो, परचेजेस में भी तो ये था भाई, क्या उसने रॉ मटेरियल के लेजर में पार्क किया था या अलग से डेबिट किया था? तो पहले बताओ लॉजिकल बात समझ आती है? ऑनलाइन वालों प्लीज यार कंफर्मेशन दे दो, मैंने पूरी जान लगाई है इसके ऊपर ताकि ये दिमाग में फिक्स हो जाए। सारे बच्चे क्लैरिटी है जल्दी से जानी, सबके सब बेहतरीन हो गया। अच्छा इसको आप जरा जल्दी से कॉपी कर लें ताकि आपका एक व्यू बना रहे, प्लीज जल्दी से स्पीड में करना। अच्छा समझ आ गया, थैंक यू यार, चलो बेहतरीन है। सर सीओजीएस इंक्रीज हुई है, उसका इम्पैक्ट रिटेन अर्निंग पर लेंगे? नहीं, सीओजीएस आपकी इंक्रीज हुई है तो पहले उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट में आएगा, और वो प्रॉफिट अल्टीमेटली कहां जाएगा? रिटेन अर्निंग में। अच्छा खिजरा कह रही है सर ट्रांजैक्शंस को अलग क्यों रिकॉर्ड किया जाता है? देखो अलग इसलिए रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि वो मॉनिटर करना चाहते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन किस किस के नाम पे हुई है, फिर एक बंदे के अप्रूवल के बाद वो रेलेवेंट जगह पे पार्क हो जाती है। तो हर किसी का अपना मैकेनिज्म होता है, सही है खिजरा? हम तो ये कह रहे हैं आइडियल तो यही है कि रेलेवेंट लेजर में हो, और अगर नहीं हुई भी तो आपको सोचना आना चाहिए कि ये किस अकाउंट से पर्टेन करता है, जो भी एडजस्टमेंट होगी। डिस्काउंट पेड जब नेट होगा तो रिटेन इनकम होगा। डिस्काउंट पेड मतलब यानी मैंने किसी को डिस्काउंट दिया है? डिस्काउंट अलाउड की बात कर रहे हो? डिस्काउंट रिसीव्ड कह रहे हो? नहीं, तो डिस्काउंट रिसीव से तो भाईजान रिटेन अर्निंग कम क्यों होगा? बढ़ेगा ना, इनकम होगी, और इनकम ट्रायल बैलेंस में किसी क्रेडिट साइड पे अदर इनकम में छुपी हुई होगी,
तो वो तो रिकॉर्ड हो चुकी है, यानी इनकम क्रेडिट हो चुकी है, डेबिट पेएबल की जगह क्या हुआ था, डिस्काउंट रिसीव के नाम से, जबकि इसको होना चाहिए था पेएबल। तो हमें पता था ये पेएबल को कॉन्ट्रा ही है, तो हमने इसको खत्म करके पेएबल को कम कर दिया। इनकम रिकॉर्ड हो चुकी है। अब हम सेल्स वगैरह में करते हैं ना, सेल्स या परचेज में ऐड कर देते हैं। और डिविडेंड पेड जब नेट होगा तो रिटेन अर्निंग कम होगा, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि आपने आइडियली रिटेन अर्निंग को डेबिट करके डिविडेंड पेएबल या कैश को क्रेडिट करना होता है। तो कैश तो क्रेडिट हो चुका है, रिटेन अर्निंग डेबिट होने के बजाय एक अलग से डिविडेंड पेड डेबिट हुआ है। वो इस बात की अक्कासी है कि इस साल अलग से डिविडेंड पे किया गया है। अब आपने ये पहचानना है कि क्या मैं इसको एक्सपेंस के बतौर रिकॉर्ड करूं या रिटेन अर्निंग से नेट करूं। रिटेन अर्निंग से नेट करना है, तो आपने ये देखना है सवाल में। ये ट्रेड पेबल वाला रहने दूं, मिटा दूं, रहने दूं? हाँ भाई, एक बताओ, फवाद कह रहे हैं कि सर अगर ट्रायल बैलेंस से नीचे लिखा हुआ है कि डिविडेंड पे किया गया है इतने का, और ट्रायल बैलेंस में सेपरेटली नहीं दिख रहा है डिविडेंड पेड, तो इसका मतलब है रिटेन अर्निंग से ही माइनस हो चुका है। अलग तो सोचना ही तब है जब अलग से दिख रहा हो, और अगर रिटेन अर्निंग से माइनस हो चुका होता ना फवाद, तो फिर आपको रिटेन अर्निंग क्लोजिंग दी हुई होती, या चलो क्लोजिंग नहीं भी दी हुई होती तो फिर लिखा हुआ होता आफ्टर डिविडेंड, यानी रिटेन अर्निंग ओपनिंग में से डिविडेंड माइनस हुआ हुआ, प्रॉफिट ऐड नहीं हुआ हुआ। तो वो सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली हैं। हाँ भाई, स्क्रॉल करूँ? विद डिस्काउंट होगी ना, हमें डिस्काउंट मिलता है तो परचेजेस नेट हो जाती है। अप्रॉक्सीमेटली कितनी क्लासेस होंगी सैयद मोहम्मद अली, तुम्हें कितनी क्लासों में करना है? हाँ जानी, और जाना कहाँ है इसके बाद? मोहम्मद अली भाई, रिवीजन करना है, तो आपका सारा रिवीजन मोहम्मद अली भाई क्या इस टॉपिक पे निर्भर करता है, डिपेंडेंट है कि ये टॉपिक ख़त्म होगा तो मैं रिवीजन शुरू करूँगा, ऐसा ही है अली? हाँ जी, क्या ये अक्लमंदी की निशानी है या जहालत का पैमाना है? हाँ हाँ, तो जब आप साथ साथ कर रहे हैं तो आपको क्या टेंशन है? आप मुझे बोलें, मैं 2 दिन में ख़त्म कर देता हूँ। हाँ जी, मैं तो कह रहा हूँ, मैंने बोला 31 जुलाई कि हम वहाँ तक तमीज़ से प्रैक्टिस के साथ कर लेंगे। अगर आज मैं ये ट्रायल बैलेंस की चीज़ें ना बताऊँ तो मुझे ये 100% पता था कि किसी से ट्रायल बैलेंस हैंडल नहीं होता, और सवाल आता भी 15 से 20 नंबर का है। तो बताओ, थोड़ा थॉट प्रोसेस तो लगा ना। और मैंने पिछली बार से कुछ ज़्यादा डिटेलिंग की है इस बार कि भाई आपको समझ आ जाए कि गेम क्या चलती है ट्रायल बैलेंस में। अब रिकॉल हुआ ना, चलें।
तो आप प्लीज़ निम्रता से काम लिया करें और आप ये किया करें कि भाई जो चल रहा है वो चल रहा है। हाँ भाई डन जानी। डन। चलें सही है कर लेंगे। ओके अच्छा भाई ये बात समझ आती है, क्लैरिटी है। अब चलते हैं एक सवाल के ऊपर। अच्छा प्लीज़ ये देखिएगा। अच्छा जिसके पास बुक है तो मैं, चलो नहीं भी है तो मैं ये भेज देता हूँ। पहले एक काम ये कर लेता हूँ, वॉल्यूम 2 होगा आई थिंक, आखिरी है ना। एक मिनट रुकिएगा बस। अच्छा ये बता दें ग्रुप पे आ गया ये। अब देखें, अब आ गया अब आ गया होगा। अच्छा अब फोकस के साथ जानिए, इधर देखिएगा प्लीज। अच्छा मिंगोरा इंपोर्ट्स लिमिटेड है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ 31 दिसंबर 2017 पे। रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस। अच्छा मेरी आपको रिकमेंडेशन हमेशा से ये रही है और अभी भी यही कहूँगा, पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे ताकि आप रिटेन अर्निंग में जमा किया जाने वाला प्रॉफिट निकाल पाएं। अब होल्ड ऑन एक सेकेंड, अगर आपने पीएनएल बनाना है ना तो आप एग्जाम में भी ये करेंगे और यहां भी ये करेंगे जो मैं भी कहने लगा हूं। पहले तो मैंने ट्रायल बैलेंस को परखने का तरीका सिखा दिया। अब आप जब भी ट्रायल बैलेंस के सवाल करेंगे यू नीड टू बाइफरकेट बिटवीन द पीएनएल एंड द बैलेंसेस अमाउंट। जो पीएनएल में जाएगा पहले उसको अलग करो एक एक करके। पेटेंट राइट्स बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट है। अक्यूमुलेटेड है बैलेंस शीट। सही है। अच्छा अब आई थिंक इट इज वेरी इजी नाउ। अलग अलग हो गए, फोकस किस पे करना है सिर्फ अब, पीएनएल। एग्रीड। और फिर जो भी एडजस्टमेंट होंगी बैलेंस शीट की वो साथ साथ आपने मार्क करनी होगी एंट्री के साथ। एग्रीड है। तो जल्दी से मुझे इसी पैटर्न के ऊपर जब मैंने ये कंक्लूड कर लिया, अच्छा मैं सिर्फ हाईलाइट कर देता हूं जो पीएनएल हमने हाईलाइट किए हुए। ये आ गया। अच्छा ये डायरेक्टर सैलरी जो आ रही है 360 की, ये डायरेक्टर की सैलरी जो आ रही है 360 की, ये एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया है। हमें कैसे पता? डेबिट पे दिख रहा है तो इसका क्रेडिट वो भी हो चुका होगा, कैश होगा, पेएबल होगा, व्हाट्सएप है, मुझे कोई पंचायत नहीं है। डेबिट है तो मतलब क्रेडिट हो चुका है, क्रेडिट नहीं हुआ होता तो सस्पेंस दिख रहा होता। क्लियर है? अच्छा आगे हमने कहा ये सारी चीज़ें करने के बाद ये आ गया। तो यार मतलब मेरे ख्याल से हमें इतना हवा नहीं बनाना चाहिए IAS 1 को। अगर मैं इस तमीज़ से चलूँ ना कि भाई मेरे सामने 1 2 3 4 5 लाइन आइटम है, किसके? पीएनएल के। इसी को देखते हुए चलना है। बट अब एक एक करके खाली नज़र घुमानी है एडजस्टमेंट्स के ऊपर कि कहीं कोई ऐसी एडजस्टमेंट तो नहीं है जो मुझसे मिस हो जाए। अच्छा इस पूरे
ट्रायल बैलेंस के अंदर मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिखी। अच्छा, वो ऐसे भी पता लग रहा है ना कि आपके पास अगर आप देखें तो वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग दिया हुआ है, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स भी ओपनिंग दिया हुआ है, और आपके पास ऑल टुगेदर जब ये सारे ओपनिंग दिए हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका ऑल टुगेदर COGS बुक नहीं हुआ। एग्रीड। चलें अब एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट 180। क्लोजिंग 180 है, क्लोजिंग। अच्छा, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है 140 का। फर्दर कंपनी मेड एन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹80 million इन CWIP विच इज स्टिल पेबल। अच्छा, अब वो कह ये रहा है कि यार देखो, अगर आपको WIP दिया हुआ है 125 का, तो क्या इसके अंदर ये जो 80 मिलियन के अखराजात हैं वो रिकॉर्ड हुए हैं? नहीं हुए हुए। तो इसका डेबिट भी आप करेंगे, क्रेडिट भी आप करेंगे। रीजन पहले WIP में ट्रांसफर हो रहा था रॉ मटेरियल से, अभी रॉ मटेरियल वगैरह सब WIP में ही पार्क होता है। तो वो कह रहा है कि जो 80 मिलियन का खर्चा है ना, ये आपने अब तक रिकॉर्ड, अगर हुआ होता तो मेरा भाई ये 125 नहीं होता, तो ये कोई 205 होता। अगर बात समझा पाया, ये कितना होता? 205 होता। तो मतलब ये 80 अब तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। अच्छा, अगर 80 रिकॉर्ड कर भी लेता तो क्लोजिंग कितना है? तो जो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड है वो भी रिकॉर्ड। तो पहले आप 80 ऐड करेंगे और पेबल रिकॉर्ड करेंगे, और फिर बचेगा कितना? तो जो अमाउंट आएगी वो ट्रांसफर हो जाएगी फिनिश गुड्स में। पहले बताओ, यहां तक क्लैरिटी है? पक्की बात है, ये बेसिक बात। अच्छा, जैसे ही वो अमाउंट वहां जाएगी तो आप बोलेंगे COGS के लिए मैं क्या करूंगा? अच्छा, मुझे बताओ, यहां पे आया मैं और मैंने कहा कि मेरे पास इन्वेंट्री दी हुई है 155। अच्छा, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की मेरे पास आ रही है कितनी? 155 की, तो इसमें ऐड करोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स, वो जो भी आएगा आंसर, उसमें से क्लोजिंग लेस कर दोगे तो आपके पास COGS आ जाएगी। तो ये क्लोजिंग कहां से लाऊं? ये दी हुई 180, यानी मतलब COGS अब तक रिकॉर्ड। अबे जब कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड ही रिकॉर्ड नहीं हुआ तो COGS कैसे होगी? तो फिर 180 पे आने के लिए आप कुछ बुक करेंगे COGS। पहले बताओ, बात समझ आती है? ऑल टुगेदर एक बेसिक बात। अच्छा, अगर मैं वैसे ही यहाँ पे तुम लोगों के लिए वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट बनाऊं तो ओपनिंग कितना है? 125। अच्छा, तो आपने एक्सपेंडिचर किया कितने का? पर याद रखना, ना इसका डेबिट बुक हुआ है ना क्रेडिट बुक हुआ है, तो आपने इसकी एंट्री बनाई होगी कि WIP डेबिट, ऐसा ही है। अच्छा, अब ये कितने पे आ गया? पर वो तो कह रहा आपके पास बचा हुआ 140 है, तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड भी रिकॉर्ड अब तक नहीं हुआ। तो मैं एक और एंट्री बनाऊंगा, फिनिश गुड्स डेबिट। अच्छा, तो ये कितने से करूं? तो कितने पे आ जाऊंगा? पहले बताओ, कहानी समझ आती है? ये क्लोजिंग गिवन है, यहां पे पहुंचना था, तो ये आ गया मेरे पास फिनिश गुड्स का ट्रांसफर। अच्छा, अब जब मैं बैलेंस शीट में इन्वेंट्री दिखाऊंगा WIP की, वो कितनी दिखाऊंगा? तो 140 पे आने के लिए आपने जो कंजम्पशन है वो कहाँ रिकॉर्ड की? वो 65। अच्छा, अब यहां पे ले आऊं 65। अच्छा, 155 तक तो रिकॉर्ड हुआ है, जो ये 65 आपने रिकॉर्ड किया ये ट्रांसफर है, ऐसा ही है। कुल मिला के आपके पास कितना हो गया? 155 और 65, जल्दी बताओ। 155 और 65 कितना हो गया? 220। वेरी गुड। अच्छा, वो कह रहा है मेरे पास बचा हुआ कितना है? क्या ये रिकॉर्ड हुई भी है? हम करेंगे, तो इसकी हमने एंट्री बनाई होगी COGS डेबिट 40 से।
अब मैं अपने पास अपनी बैलेंस शीट में ये इन्वेंट्री 180 के दिखाऊंगा और कुल मिला के इन्वेंट्री आ रही होगी 180 प्लस 140, क्योंकि उसके ब्रेकअप में दो होगा, एक WIP इन्वेंट्री होगी और एक फिनिश गुड्स इन्वेंट्री होगी। एग्रीड? रॉ मटेरियल की भी आती, पर इसमें है नहीं तो अच्छी बात है। चलो अब दूसरा बताओ। अच्छा अब मुझे बताओ, पेटेंट राइट्स आ रहे हैं ऊपर डेबिट साइड पे आ रहे हैं 60 मिलियन के। अच्छा अब ये तो इंटेंजिबल है। अच्छा अब सुनना, अब डेबिट साइड पे आ रहे हैं, इसका मतलब कॉस्ट है। इसका अक्यूमुलेटेड पहले ढूंढ लो, दिख रहा है? नहीं दिख रहा? नहीं हो सकता इस साल खरीदा हो। अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, इधर देखो, आ जाओ। द पेटेंट राइट्स रिलेट टू अ कंप्यूटर प्रोग्राम विद अभी खरीदा है, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। अच्छा अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास ऑल टुगेदर यहाँ पे कंप्यूटर की कॉस्ट आ रही है, उसका डेप्रिसिएशन आ रहा है। इसका मतलब है ये अभी खरीदा गया है और अभी हमारा इसका अमोर्टाइजेशन बुक नहीं हुआ। तो क्या, तो हम ईयर एंड पे तो हैं? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखो, द पेटेंट राइट्स रिलेट टू अ कंप्यूटर प्रोग्राम विद अ, अच्छा इसका मतलब ये है कि भाई ये बताना चाह रहा है कि आपने ये इस साल खरीदा है और इसका लाइफ स्पैन है कितना है, तो ये इस साल की एडिशन है। अगर ये एडिशन नहीं होती तो वरना इसका अक्यूमुलेटेड आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होता। इसी साल खरीदा गया है, तो इसी साल जब खरीदा गया तो मैं अमोर्टाइज भी इस साल करूंगा। अच्छा ये वैसे मजे की बात बताऊं, ये है पास पेपर, पुराना पास पेपर है बट पास पेपर है। अच्छा अब इसमें एग्जामिनर ने यहाँ पे क्लैरिटी से लिखना चाहिए कि ये खरीदा गया है। अब जो आते हैं सवाल उसमें प्रॉपर लिख के बताता है, पर अगेन मैं तो यहाँ से देख रहा हूँ कि पूरे ट्रायल बैलेंस के अंदर इसका कोई अक्यूमुलेटेड नहीं है। और अक्यूमुलेटेड दो सूरतों में नहीं होता, या तो अमोर्टाइजेशन बुक नहीं हुई या तो उसकी लाइफ इनडेफिनेट है। तो यहाँ पे तो लाइफ बता रहा है ना कितनी है, तो क्या इसकी अमोर्टाइजेशन में रिकॉर्ड करूँ? बिल्कुल करेंगे, पूरे साल की। बिल्कुल भाई, वरना तो बताता ना मुझे कि इतने महीने ये सारी चीज़ें पूरे साल की। कुछ कंपनीज की पॉलिसी भी होती है ना, कभी भी खरीदा हो पूरा साल डेप्रिशिएट होगा, और जिस साल बेचूंगा वो टैक्स वाला जो हिसाब किताब होता है वैसे ही हो सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। सर व्हाट इफ खरीदा ही आखिर में, तो बेटा अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने क्या बोला कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन द मोस्ट प्रूडेंट आप पूरे साल का बुक कर लो, खत्म हो गई बात, चलें आगे। अच्छा अब, अच्छा यानी इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर आपकी अमोर्टाइजेशन बुक एक बार नजर भी घुमा लो तो आपको नहीं दिख रही होगी, कहीं भी नहीं आ रही। अच्छा आगे, ऑन जनवरी 1 माशाल्लाह बिल्डिंग वर रीवैल्यू टू, दिस हैज नॉट येट बीन रिफ्लेक्टेड इन द अकाउंट्स, computers are depreciated over, buildings now to be depreciated, now to be depreciated remaining life, क्योंकि आपको फेयर वैल्यू जब करते हो तो लाइफ रिमेनिंग चाहिए होती है। अच्छा अब अगर मैं सवाल में जाता हूं तो बिल्डिंग और कंप्यूटर की बात हो रही है, ये आप लोग बताएंगे ना कि मैं डिस्कस करूंगा, सही है? हम सवाल में जाते हैं। हमने देखा सबसे पहले हमने बोला लीज होल्ड बिल्डिंग कितना आ रहा है, आ रहा है? अच्छा इसका अक्यूमुलेटेड कितना आ रहा है? अच्छा ये ओपनिंग आ रहा है, इसका मतलब है इस साल की डेप्रिसिएशन बुक। अच्छा और वो कह ही रहा है कि मैंने जनवरी 1 पे रीवैल्यू किया है, तो आपको याद होना चाहिए कि हम सबसे पहले अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करके कितने से, कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई 240, अच्छा 240 आ गई। फेयर वैल्यू कितनी बता रहा है, ये कहां जाएगा, ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं दिख रहा, रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो पीपी भी आपने बढ़ाया, ओसीआई भी आपने रिकॉर्ड किया, अब डेप्रिशिएट भी आप ही करोगे। सीक्वेंस समझ आ रही है? एक एक करके आपने पिक करके लेके चलना है आगे। एग्रीड है? पक्की बात है? ऑनलाइन में लोग प्लीज बता दो
जल्दी से। अच्छा अब ये तो हो गया इसका हिसाब किताब। अच्छा मैं इस अब 360 को डिवाइड करूंगा 12 का। पर एक मजे की बात बताऊं, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन तो तुम लोग भूल ही गए, वो भी आएगा। तो पहले सरप्लस में 120 जाएगा और 120 में से इंक्रीमेंटल निकल जाएगा। एग्रीड? तो अब आप ये करेंगे कि आपके पास 120 को सही है, तो वो आप आपस में खेल लेना जो भी बैलेंस शीट में हो रहा होगा। एग्रीड है? ये पीएनएल आइटम नहीं है, इक्विटी से इक्विटी की मूवमेंट है। अच्छा आप ये बताओ, कंप्यूटर्स डेप्रिशिएट होते हैं 5 साल पे, तो कंप्यूटर की कॉस्ट गिवन है 50 की, तो इसको किससे डिवाइड कर दूं? आपको कैसे पता है इस पे डेप्रिसिएशन नहीं बुक हुआ हुआ? 2017 लिखा हुआ, अगर बुक हुआ हुआ होता तो इसके अंदर क्रेडिट ऑलरेडी हो चुका होता और डेबिट एक्सपेंस भी पार्क हो चुका होता। एग्रीड है? पक्की बात है। आगे सुने, अलाउंस फॉर बैड डेट्स ऑफ 5% इज टू बी क्रिएटेड। इज टू बी क्रिएटेड का क्या मतलब है? अब तक हुआ नहीं है। अच्छा हम जब सवाल में जाते हैं वैसे ही देखने के लिए, तो हमारे पास कोई रिसीवेबल का बैलेंस कहाँ आ रहा है? ये रहा 420। तो 420 क्लोजिंग रिसीवेबल है, क्लोजिंग है ना, बैलेंस है यार, क्लोजिंग है। तो इसका 5% बुक होगा, जो कि आज तक बुक, और ओपनिंग कितना होगा? 0। तो ओपनिंग प्रोविजन 0, फॉर द ईयर आप निकाल लेंगे दोनों का डिफरेंस, क्योंकि इस साल लॉन्च हुई है पॉलिसी। एग्रीड है? आगे जी, देयर इज एन एस्टिमेटेड बिल ऑफ करंट टैक्स 120 मिलियन विच हैज नॉट येट बीन रिकॉग्नाइज्ड। आपको से टैक्स एक्सपेंस दिख ही नहीं रहा ऊपर, अब करेंगे बुक, तो टैक्स एक्सपेंस आप डेबिट करेंगे और क्रेडिट क्या करेंगे? टैक्स पेएबल। तो ये पेएबल भी याद रखना, आपने बैलेंस शीट में पार्क करना होगा, वरना बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। ये वो चीजें हैं जो अब तक रिफ्लेक्ट नहीं हुई हैं। आगे, कंपनी हैज मेड एन इन्वेस्टमेंट इन बबलू लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड एंड फेयर वैल्यू थ्रू फेयर वैल्यू एट रिपोर्टिंग डेट इज। अच्छा अब 1 मिनट होल्ड ऑन, 100 रुपए की आ रही है? पहले बताओ इन्वेस्टमेंट की खरीद रिकॉर्ड हुई है? आपको कैसे पता लग रहा है? लिखा हुआ है सर, पागल हो गए आप इधर। अच्छा फिर वो बोल रहा है फेयर वैल्यू आ रही है 127, तो मुझे लगता है 27 का गेन नहीं रिकॉर्ड हुआ, और गेन होता भी तो कहाँ होता? अब ओसीआई में 2 चीजें आएंगी, नहीं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन नहीं, रीवैल्यूएशन, और ये आएगा ओसीआई में 2 इनकम आ रही होंगी, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। कितने से? 27 से हैंडल हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, ओसीआई आ जाएगा, ओसीआई निकल के रिजर्व में जाएगा, रिटेन अर्निंग में। अच्छा अब ये बात नहीं समझ आ रही मुझे, अगर तुमने बता दिया तो मैं बोलूंगा मेहनत सफल हो गई, और फिर तुम करके आना इसको, फिर हम डिस्कस करते हैं। सुनो, स्टाफ कॉस्ट इज क्लासिफाइड इनटू, और तो स्टाफ कॉस्ट आ रही है ऊपर गई, ये तो सर एक्सपेंस नहीं है, ये बाय फंक्शन है। वेरी गुड, अभी देखते हैं। वो कह रहा है कि भाई डायरेक्टर सैलरी आर क्लासिफाइड इनटू 40 और, अच्छा अगर इसमें हमें डेप्रिसिएशन का नहीं बताया हुआ तो हम कोई मसले वाली बात नहीं है, अभी कर लेते हैं। यहाँ पे रेशियो लिख देता हूँ, तुम लोग करके आना। नहीं वो बता रहा हूँ ना, पहले भंड मारते थे वो लोग। हाँ वाकई, रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन, सुने, रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन लिख देते हैं। सही है, प्लीज सुनना यार, रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन लिख देते हैं ना। मैंने कहा कि आप सीओजीएस में डाल देंगे 40%, सही है सब पे, मतलब अब तो एलोकेशन है ना, खाली हाथ सेट करने के लिए। अच्छा तो क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पहले निकालोगे ना, और फिर पूरा निकाल के फिर बांटना है। अच्छा एक्सपेंस तो रिकॉर्ड होगा कितने हिस्सों में? 3।
तो हो तो पूरा जाएगा, इसी में होगी ना, डेप्रिसिएशन स्लैश, सही है। ये मैं भेज देता हूं तुम लोगों को पीडीएफ वापस से। चलें, डन हो गया भाई? ऑनलाइन में तो प्लीज बता दो जानी, स्टाफ कॉस्ट का क्या करना है भाई? एक्सपेंस है ना, पर उस एक्सपेंस को कितने हिस्सों में बांटना है? 2 हिस्से दिए मैं तो 2 में बांट देना। ये रहा एडमिन और सेलिंग में, सिंपल, सही है। यस, एवरी एडजस्टमेंट हैज डबल इम्पैक्ट, यस, डेबिट और क्रेडिट, सही है। तो प्लीज यार अच्छा टाइम लगा के करके आना ताकि मैं फिर उसको कराऊं, सही है। चलें, नहीं एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन को प्रोपोर्शनेट क्यों करेंगे? रिटेन अर्निंग से तो पूरा पूरा इंक्रीमेंटल माइनस होगा ना, डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन है, वो तो पूरा पूरा एलोकेट हो जाएगा। मैंने आपको उस दिन भी सिखाया है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेप्रिसिएशन ही कहलाएगा, तो फंक्शन में टूट जाएगा बस, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। क्लैरिटी है भाई? आप ये समझो आप डेप्रिसिएशन ही बुक कर रहे हो, पर बुक करने के बाद आप इसको कितने हिस्सों में बांट रहे हो? 3, यानी डेबिट के 3 हिस्से हो गए, एडमिन, सेलिंग, कॉस्ट ऑफ सेल्स, बस। क्रेडिट तो अक्यूमुलेटेड ही हो रहा है, क्लियर है। ये मैं भेज देता हूं आपको, मैं बता रहा हूं ये सिर्फ शुरुआत है, ये सिर्फ हाथ सेट करने के लिए, सही है। ब्रेकअप